नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। ज्योग्राफी एसएससी क्लास 10th के लिए बेसिकली ये वीडियो है। तो जिस किसी ने भी वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टैप कीजिए और पहले वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 1 देख लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज में वेल इरिगेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टैंक इरिगेशन और कैनाल इरिगेशन के बारे में। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टैंक इरिगेशन के बारे में, और उससे पहले आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि टैंक दो तरीके के होते हैं। पहले टैंक का टाइप है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में प्रॉपर डिस्कस करते हैं। A tank is generally a hollow area or depression on the ground where rainwater gets collected। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस में ही कहीं पे नेचुरली कोई डिप्रेशन वाली ऐसी जगह है, मान लीजिए कोई गड्ढा टाइप का है इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन जो है ये वाली, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये एक हॉलो एरिया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक डिप्रेशन है ऑन द ग्राउंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेन वाटर कलेक्टेड होता है, तो ये तो एक नेचुरल टैंक हो गया, ठीक है। फिर दूसरे तरीके का जो टैंक होता है इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कंस्ट्रक्टेड होता है बाय ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ठीक है, इंसानों द्वारा ये टैंक बेसिकली बनाया जाता है, ठीक है। तो दो तरीके के टैंक होते हैं। तो टैंक का सीधा सीधा यही मीनिंग है कि एक हॉलो एरिया यहाँ पे वाटर को हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। आप लोग चीज़ों को सही से समझ पाए इसीलिए आप लोग पहले तो इस पिक्चर को देख लीजिए। तो ये देखिए आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे ये टैंक इरिगेशन की एक पिक्चर है। अब हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग टैंक्स। टैंक्स को बनाने की आखिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है टोपोग्राफी ऑफ अ डिप्रेशन फॉर कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे वाले स्लाइड्स में बताया कि जो सरफेस है मींस जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे हॉलो एरिया हो या फिर डिप्रेशन हो ऑन द ग्राउंड पे, तो वहाँ पे पानी कलेक्ट होता है। यहाँ पे जो टोपोग्राफी का मतलब है वो अर्थ सरफेस से ही किया गया है, जहाँ पे डिप्रेशन हो, ठीक है, एक होलो एरिया हो यहाँ पे कलेक्शन हो सके रेन वाटर का, ठीक है। फिर देखिए साथ ही साथ यहाँ पे एम्पल सीजनल रेनफॉल भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में सीजनल रेनफॉल भी होना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग इंश्योर हो सकें कि जो वाटर सप्लाई है इन टैंक्स में सही तरीके से हो रही है। साथ ही साथ जो बेड रॉक्स हैं शुड बी नॉन पोरस। जो बेड रॉक्स हैं वो नॉन पोरस होने चाहिए टू प्रिवेंट द फर्दर पर्कुलेशन ऑफ वाटर। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि इस तरीके से ये एक अर्थ सरफेस है और यहाँ पे कहीं पे अगर कोई नेचुरल डिप्रेशन वाला एरिया है तो यहाँ पे बेड रॉक्स भी होने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ ये बेड रॉक्स नॉन पोरस हो, जिनसे कि जो वाटर है वो नीचे उसका पर्कुलेशन ना हो, ठीक है। इसको रोकने के लिए पानी नीचे ना जा सके, इसीलिए बेड रॉक शुड बी नॉन पोरस होने ही चाहिए। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर बिल्डिंग टैंक्स। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टैंक इरिगेशन के बारे में। तो देखिए टैंक कंजर्व रेन वाटर बाय मिनिमाइजिंग सरफेस रन ऑफ। देखिए जो टैंक्स होते हैं ये कंजर्व करते हैं रेन वाटर को, किस तरीके से, बाय मिनिमाइजिंग सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए बिल्कुल सिंपली आप लोग यहाँ पे समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्लोप टाइप का एरिया है, ठीक है, या कोई ढलान टाइप का एरिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये कोई एक हॉलो सा एरिया है, ठीक है, जहाँ पे टैंक बना हुआ है, ठीक है। तो जब रेनफॉल यहाँ पे हुई, ठीक है, जब रेनफॉल यहाँ पे हुई जो उसका सरफेस रन ऑफ है वो यहाँ पे आके कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो टैंक है वो कंजर्व करते हैं रेन वाटर को, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज होता है ऑफ रन ऑफ का। फिर देखिए जो टैंक होते हैं ये राइज करते हैं ग्राउंड वाटर टेबल को ऑफ सराउंडिंग एरियाज में, ठीक है।
अब देखिए कहीं पे अगर टैंक बना हुआ है तो वहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ का वाटर टेबल बढ़ता है। फिर साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है टैंक की इज जनरली लो है एज कंपेयर टू कैनाल्स के। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इनको बनवाने की जो लागत आती है टैंक्स को वो जनरली लो है एज कंपेयर टू कैनाल्स। ठीक है, कैनाल्स के कंपैरिजन में ये कॉस्ट थोड़ी सी लो है। कैनाल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो टैंक्स हैं एक्ट एज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में टैंक को एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ टैंक इरिगेशन के बारे में। देखिए जो टैंक्स होते हैं ये लार्ज ओपन स्पेसेस में होते हैं। यहाँ पे जो रेन वाटर है वो स्टोर्ड होता है। मच ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू इवेपोरेशन। देखिए जो टैंक्स होते हैं ये ओपन स्पेस में होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया था कि जो टैंक था वो पूरा ऊपर से ओपन था। तो इस वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है वाटर का, यानी कि वाटर का लॉस यहाँ पे काफ़ी होता है थ्रू इवेपोरेशन। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टैंक्स बीइंग शैलो गेट ड्राइड अप इन समर। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ज़्यादातर टैंक्स जो हैं वो शैलो होते हैं, इस वजह से जब समर सीजन आता है तब वो ड्राइड अप हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं। तो देखिए जो टैंक्स हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन मानसून पे फॉर वाटर। इफ मानसून फेल्स टैंक इरिगेशन फेल। देखिए जो टैंक्स हैं ये डिपेंड करते हैं मानसून पे फॉर वाटर के लिए। अगर मानसून फेल है, मानसून सीजन में ज़्यादा बरसात नहीं हुई है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं हुई है, तो टैंक इरिगेशन भी फेल होता है। तो देखिए दे कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विच कुड अदरवाइज बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया था कि जो टैंक्स होते हैं ये लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड को कवर करते हैं, यानी कि लार्ज एरिया ये ऑक्यूपाई करते हैं, जिस एरिया को हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पज से भी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। इरिगेटिंग फॉर ऑफ प्लेसेस यूजिंग टैंक वाटर इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए। पहले तो आप लोग फॉर ऑफ प्लेसेस की मीनिंग जानो। देखो फॉर ऑफ प्लेसेस का मतलब है जो लॉन्ग डिस्टेंस के प्लेसेस हैं। ठीक है, इरिगेटिंग करना लॉन्ग डिस्टेंस के प्लेसेस पे, और वो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अगर टैंक वाटर, तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है और काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। कैसे, इसे आप लोग आसान शब्दों में समझिए। पहले मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है और यहाँ पे हमारा एक कल्टीएबल लैंड है। ठीक है, अब हमें इस लैंड में हमें इरिगेशन करना है और हमारे पास कोई अदर सोर्स भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक ही सोर्स है, वो है टैंक का। ठीक है, टैंक वाटर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, फॉर ऑफ प्लेसेस है ये। ठीक है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे दोनों हैं। तो जब इन दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो अब हम लोग यूज़ करेंगे लेवर्स का। तो अगर हम लोग लेवर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये एक्सपेंसिव रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी फेस होंगी, क्योंकि ये पहली चीज़ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी ज़रूर फेस होंगी, और दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे लेबर करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगी। तो इसीलिए इरिगेटिंग फॉर ऑफ प्लेसेस में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं टैंक वाटर का तो ये डिफ़िकल्ट रहेगा और हमारे लिए एक्सपेंसिव रहेगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक डिसएडवांटेज है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाई टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर इन द डेक्कन प्लेट्यूज। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डेक्कन प्लेट्यू में भी तमिलनाडु में टैंक इरिगेशन काफ़ी पॉपुलर है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मैनी नेचुरल डिप्रेशन दैट इनेबल द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। देखिए डेक्कन प्लेट्यूज में प्रेजेंस है मैनी नेचुरल डिप्रेशंस। ठीक है, यानी हॉलो एरिया वहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड
और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरल डिप्रेशंस हैं, ठीक है, कई सारे हॉलो एरियाज हैं, ठीक है, जो कि इनेबल करते हैं द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर को। साथ ही साथ अकरेंस ऑफ सीजनल रेनफॉल दैट कैन प्रोवाइड वाटर सप्लाई। डेक्कन प्लेट्यूज में अकरेंस होती रहती है सीजनल रेनफॉल की, जो कि वाटर सप्लाई को प्रोवाइडेड करवाती रहती है। और सबसे बड़ी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ हार्ड बेड रॉक्स। हार्ड बेड रॉक्स वहाँ पे मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, जो कि प्रिवेंट करते हैं फर्दर पर्कुलेशन ऑफ वाटर को, ठीक है। फर्दर पर्कुलेशन ऑफ वाटर क्या है, अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड्स में बता दिया था। लैक ऑफ कैनाल इरिगेशन ड्यू टू अनइवन टोपोग्राफी एंड सीजनल नेचर ऑफ द रिवर्स। डेक्कन प्लेट्यूज में कैनाल इरिगेशन की काफ़ी कमी है। क्यों है, वो दो रीजंस यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। ड्यू टू अनइवन टोपोग्राफी, एक तो अनइवन टोपोग्राफी है, ठीक है, यानी कि जो अर्थ की जो सरफेस है वो काफ़ी अनइवन है। दूसरी वजह यहाँ पे ये है कि जो सीजनल नेचर ऑफ द रिवर्स है, ठीक है, सीजनल नेचर है यहाँ पे रिवर्स का। अब हम लोग बात करते हैं कैनाल इरिगेशन के बारे में। इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम अ रिवर टू far off cultivable land through an artificially constructed path called canal। देखिए, जो कल्टिवेबल लैंड्स होते हैं वहां पे वाटर की जो सप्लाई है वो रिवर से हो रही है, ठीक है, कहाँ से हो रही है, रिवर से हो रही है, थ्रू एन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पाथ में, जिसको हम लोग कैनाल कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा अगर स्पष्ट तौर पर आप लोग यही समझिए कि रिवर से इरिगेशन करना मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम अ रिवर टू कल्टिवेबल लैंड। और साथ ही साथ यहाँ पे आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड हम लोग पाथ बना देते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कैनाल्स। अब कैनाल्स दो तरीके के होते हैं, पहला होता है पेरिनियल कैनाल्स और दूसरा होता है नॉन पेरिनियल कैनाल। अब हम लोग बात करते हैं पेरिनियल कैनाल के बारे में। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड इरिगेट लार्ज एरियाज। देखिए, जो पेरिनियल कैनाल्स होते हैं इनमें जो वाटर की सप्लाई होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती रहती है, ठीक है, और साथ ही साथ ये इरिगेट करते हैं लार्ज एरियाज को। ये ड्रॉ करते हैं वाटर फ्रॉम पेरिनियल रिवर से। अब हम लोग ये जो वाटर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम पेरिनियल रिवर से, अब हम ये किसके द्वारा कर रहे हैं, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डैम्स और बैरेजेस का। जब हम लोग डैम्स बना रहे हैं तो उनसे ही हम लोग ये वाटर को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पेरिनियल रिवर से, ठीक है। फिर साथ ही साथ अगर आप लोगों से ये चीज़ पूछी जाए कि नॉर्थ इंडिया में जो कैनाल इरिगेशन है वो क्यों पॉपुलर है, जैसे कि मैंने कहा कि दे आर पॉपुलर या मोर पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया एज द रिवर हेयर आर पेरिनियल, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं ये पेरिनियल होती हैं। एंड द लैंड इज रिलेटिवली फ्लैट होता है, मेकिंग कैनाल कंस्ट्रक्शन ईजी। यहाँ पे जो लैंड होता है वो इवन होता है, मीन्स फ्लैट होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो कैनाल के जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इजीली हो जाता है। ये देखिए, जो इंदिरा गांधी कैनाल है इन राजस्थान इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। अप्रॉक्सली जो इसकी लेंथ है वो 650 किलोमीटर ये लॉन्ग है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे है। तो ये रहा राजस्थान और ये रहा इंदिरा गांधी कैनाल। तो इसकी जो लेंथ है वो है 650 किलोमीटर, ये अप्रॉक्सली लॉन्ग है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैनाल इरिगेशन के बारे में। देखिए, जो ये कैनाल्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इनके जरिए हम लोग थ्रू आउट द ईयर इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई ले सकते हैं। फिर साथ ही साथ दे प्रोवाइड अ मोड ऑफ चीप इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो कैनाल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं मोड ऑफ चीप इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट। इन रिवर्स के अंदर ही हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें वाटर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मिलती है। दे सप्लाई फर्टाइल एलुवियल सॉइल टू द इरिगेटेड फील्ड्स एंड कंट्रोल फ्लड्स इन लो लाइंग प्लेन्स।
देखिए, जिन बच्चों ने भी मेरा सॉइल इन इंडिया के जो वीडियोस हैं वो देखे हैं, तो उनको पता होगा कि जो जो एलुवियल सॉइल होती है, देखिए थोड़ा मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई एक रिवर है, ठीक है। इस रिवर से जो एलुवियल सॉइल है वो यहाँ नदी के जो किनारे यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ये पीछे बढ़ती चली जाती है और हर साल नई फर्टाइल एलुवियल सॉइल यहाँ पे जमा होती रहती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सप्लाई ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल टू द इरिगेटेड फील्ड। फिर देखिए, साथ ही साथ कंट्रोल फ्लड्स इन लो लाइंग प्लेन्स। लो प्लेन्स एरियाज होते हैं, वहाँ पे फ्लड्स भी कंट्रोल होते हैं, ठीक है। बाढ़ जैसी स्थितियाँ वहाँ नहीं बनती हैं। इन कैनाल्स की वजह से कंट्रोल रहता है फ्लड्स। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कैनाल इरिगेशन के बारे में। देखिए, सप्लाई ऑफ एक्सेस वाटर रेंडर्स द लैंड इनफर्टाइल एंड अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर इन लॉन्ग रन। फिर देखिए, जो सप्लाई ऑफ वाटर होती है अगर वो एक्सेस में हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा सप्लाई हो जाती है वाटर की कैनाल में, तो जो लैंड होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, ठीक है। उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो पानी की वजह से हट जाती है, इसीलिए वो लैंड जो होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, अनसुटेबल हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। हम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, अनसुटेबल हो जाता है। तो इसीलिए एक्सेस ऑफ वाटर सप्लाई ये डैमेज कर देता है हमारे फर्टाइल लैंड को, ठीक है। और साथ ही शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग रन पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये काफ़ी बड़ा एक डिसएडवांटेज है कैनाल इरिगेशन का। ये देखिए, जो कैनाल कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स ग्रेटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। फिर देखिए, कैनाल को बनवाने में ग्रेटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, मींस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कैनाल इज जनरली ग्रेटर रहती है, ठीक है। बाकी जितने भी हम लोगों ने इरिगेशन के मोड्स पढ़े थे उनके कंपैरिजन में कैनाल इरिगेशन में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। फिर देखिए, लॉट्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज वेस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स, ठीक है। कैनाल्स को बनवाने में बहुत ढेर सारा कल्टिवेबल लैंड वेस्ट हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कैनाल्स में न जाने कितना कल्टिवेबल लैंड वेस्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है कैनाल इरिगेशन का। अब हम लोग बात करते हैं नॉन पेरिनियल कैनाल इरिगेशन के बारे में, और साथ ही साथ नॉन पेरिनियल कैनाल्स को इनअंडेशन कैनाल्स के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसको फ्लड कैनाल्स के नाम से भी जाना जाता है। एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि नाम जो इंडिकेट कर रहा है, दे आर सीजनल ऑपरेशनल होते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो नॉन पेरिनियल कैनाल्स हैं इनका हम लोग सीजनल ही यूज कर सकते हैं। वाटर इज चैनलाइज्ड आउट विदाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और बैरेज। देखिए, जो यहाँ पे वाटर जो चैनलाइज्ड किया जाता है, ठीक है, चैनलाइज्ड आउट किया जाता है, यहाँ पे हम लोगों को विदाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स नहीं करते हैं, ठीक है। विदाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स यहाँ पे हम लोग वाटर इज चैनलाइज्ड आउट करते हैं। तो देखिए, जब रिवर इज इनअंडेटेड है, मीन्स फ्लडेड है, तो यहाँ पे तब एक्सेस वाटर फ्लो होता है थ्रू दीज कैनाल्स में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि ये जो कैनाल्स हैं ये लेस यूजफुल हैं देन पेरिनियल कैनाल से, ठीक है। दे आर लेस यूजफुल देन पेरिनियल कैनाल्स। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पेरिनियल कैनाल के बारे में। तो पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉन पेरिनियल कैनाल के बारे में। तो पहला यहाँ पे है, दे आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। फ्लड्स को कंट्रोल करने में नॉन पेरिनियल कैनाल काफ़ी यूजफुल है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ये सीजनल ऑपरेशनल होते हैं, ठीक है, यानी कि हम इनका सीजनली यूज कर सकते हैं। मॉनसून का सीजन आता है, ठीक है, तो अगर कोई फ्लड जैसी स्थिति यहाँ पे बनती है तो इन कैनाल्स में वैसे तो पानी नहीं फ्लो हो रहा होता है, पर इन कैनाल्स में तब पानी फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी कि जो वाटर जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जिससे कि फ्लड जैसी कंडीशन
नहीं होती, यानी कि फ्लड को कंट्रोल करने में ये यूजफुल है। तो देखिए दे आर चीप टू कंस्ट्रक्ट एंड टू ऑपरेट, इनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो काफ़ी चीप होता है, ठीक है। फिर देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है नॉन पेरिनियल कैनाल के। तो पहला है यहाँ पे वाटर सप्लाई इज सीजनल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वाटर की जो सप्लाई है वो सीजनल होती है। देखिए यहाँ पे जो वाटर की सप्लाई होती है वो ड्यूरिंग फ्लड सीजन्स में होती है, और फ्लड सीजन्स में वैसे भी हमारे पास इनफ सप्लाई ऑफ वाटर हो ही जाती है बाय रेन। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज है नॉन पेरिनियल कैनाल का, क्योंकि हम लोगों को फ्लड सीजन्स में वैसे भी पानी काफ़ी मिलता है, ठीक है, इनफ सप्लाई ऑफ वाटर होती है बाय रेन द्वारा, और ये फ्लड सीजन्स में ही सिर्फ नॉन पेरिनियल कैनाल का हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी बड़ा एक डिसएडवांटेज है। फिर साथ ही साथ देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर वाटर सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहता ओवर वाटर सप्लाई कि कब हम लोगों को कितना वाटर यहाँ पे सप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे इस चीज़ का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि नॉन पेरिनियल कैनाल में कोई कंट्रोल नहीं है वाटर सप्लाई का, और पेरिनियल कैनाल में वहाँ पे कंट्रोल है वाटर सप्लाई का, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डैम्स बनवाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग वहाँ पे डैम्स का, और डैम्स में हम लोग अपने अकॉर्डिंग ही पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज वेल सूटेड फॉर कैनाल इरिगेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड्स में बताया था कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कैनाल इरिगेशन काफ़ी पॉपुलर है। तो वो क्यों है, वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी शॉर्टली डिस्क्राइब किया था, और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट वाइज सही तरीके से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि वाई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ वेल सूटेड फॉर कैनाल इरिगेशन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि वाइड नेटवर्क ऑफ न्यूमरस पेरिनियल रिवर्स, यानी कि बहुत सारी यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स हैं, वाइड नेटवर्क है पूरा पेरिनियल रिवर्स का। इस वजह से यहाँ पे जो सप्लाई है वाटर की वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैट टोपोग्राफी है, यानी कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो फ्लैट है, ठीक है, इवन है, जो सक्षम बनाती है एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन के लिए। यानी कि जब फ्लैट टोपोग्राफी होगी तभी हम लोग कैनाल इरिगेशन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट सॉइल मेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल इज वेरी इजी, ठीक है। फिर देखिए जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे प्रेजेंस है सॉफ्ट सॉइल, इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल है वो काफ़ी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो इन तीन फैक्टर्स की वजह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज वेल सूटेड फॉर कैनाल इरिगेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ यह है वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।